हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कोटला क्लासेस पर। आपने आज वीडियो के टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है। हम आज से ही 12th क्लास अकाउंटेंसी के लिए वीडियो सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम आज साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है। लेकिन पार्टनरशिप पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि आपको जानना जरूरी है कि बिजनेस जो होते हैं वो लगभग 3 प्रकार के होते हैं। मोस्टली बिजनेस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप अकाउंटिंग के हिसाब से देखें तो एकाकी व्यापार, साझेदारी और कंपनी। जैसे मान लीजिए एकाकी व्यापार का मतलब होता है एक अकेला व्यक्ति बिजनेस चला रहा है। तो अकेले व्यक्ति में तो अब आप समझ गए कि कितना पैसा लाएगा वो, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो अपने बिजनेस को कितना बड़ा कर पाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाएगा। यानी अपने क्षेत्र लेवल पर ही सीमित होगा, अपनी गली मोहल्ले में या अपने शहर में ही वो काम कर पाएगा। लेकिन अगर उसको बिजनेस बड़ा करना है, एक्सपांड करना, तो ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा पूंजी चाहिए। अब ज़्यादा पूंजी वो अकेला व्यक्ति कहाँ से लाएगा? तो फिर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय करते हैं, तो इसे साझेदारी कहा जाता है। जब वो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं तो पैसा ज़्यादा लाएंगे, क्योंकि 5-5 लाख रुपये भी एक व्यक्ति लाते हैं और 10 व्यक्ति हैं तो देख लीजिए 50 लाख रुपये इकट्ठे हो गए। तो उस 50 लाख से वो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। लेकिन वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल तक अपना बिजनेस फैला सकते हैं, उससे बड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर उससे भी बड़ा आपको व्यवसाय करना है, दूसरे देशों तक फैलाना है, कई कंट्री में, कई देशों तक आपके बिजनेस को फैलाना है, तो फिर आपको कंपनी का निर्माण करना होगा। तो 3 प्रकार के व्यवसाय हो गए, एकाकी छोटे लेवल का, थोड़े बड़े लेवल का आपकी साझेदारी, और उससे भी बड़े लेवल का आपके कंपनी होता है। तो आज अपन साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे। पार्टनरशिप क्या होती है? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय करते हैं और लाभ हानि को आपस में बांटने के लिए सहमत हो जाते हैं। तो आप समझ गए कि सर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए? कम तो 2 है, कम 2 से कम नहीं होने चाहिए, लेकिन ज़्यादा कितने होने चाहिए? तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, और उस 1932 के अनुसार कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि अधिकतम पार्टनर कितने होने चाहिए। लेकिन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार यह कहा गया है, उसमें यह लिखा गया है कि अधिकतम पार्टनर 100 होने चाहिए साझेदारी में। लेकिन फिर बाद में जब उन्होंने भारतीय कंपनी नियम 2014 बनाया, अधिनियम में चेंज किया, कुछ नियम 2014 बनाया, तो नियम 2014 में ये कहा गया कि 50 से अधिक पार्टनर नहीं होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म में। तो मैं सीधा सीधा कहूँ तो अभी वर्तमान में ये नियम बन गया है कि 50 से अधिक पार्टनर नहीं होने चाहिए। तो पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 हो सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 यानी 50 से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते हैं। तो इसे कहते हैं साझेदारी यानी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट लेसन में अपन पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? देखिए, लाभ हानि नियोजन खाता इसको हिंदी में कहा जाता है। ये क्यों बनाया जाता है? ये साझेदारों के मध्य लाभ हानि को बांटने के लिए बनाया जाता है। यानी एक पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट बनाएगी, और सारा कुछ करने के बाद, उनके फाइनल अकाउंट बनाने के बाद उसके पास प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। उस प्रॉफिट और लॉस को बांटने के लिए उनको एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसे कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान दीजिए, ये जो फर्स्ट चैप्टर अपन पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप का, वो फर्स्ट चैप्टर में ये जो अकाउंट होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने इसको याद किया, समझा, देखा, जाना, सीखा, तो इस फर्स्ट लेसन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस फर्स्ट लेसन का मेन जो रीढ़ की हड्डी है या आधार है, बेस है, वो यही अकाउंट है, एक ही अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो चलिए फिर मैं इसका आपको फॉर्मेट बताता हूँ, समझाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है। देखिए बच्चों, ये फॉर्मेट अपन ने बना दिया कि अपना टाइम खराब नहीं हो, मैंने पहले बना दिया। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, याद कीजिए, तो इस लेसन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस लेसन का मेन फॉर्मेट है, मेन अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और डेट लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ईयर एंड में ही सारा काम किया जाएगा। क्योंकि अकाउंट क्यों बना रहे हैं, पहले तो आप अपने दिमाग में फिट करिए बात। ये अकाउंट अपन पार्टनर्स के बीच लाभ हानि को बांटने के लिए बना रहे हैं। तो लाभ हानि कब आएगा बिजनेस में? बिजनेस में जब आपका जो वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर, वो खत्म हो जाएगा, 31 मार्च आ जाएगा। तो 31 मार्च के दिन आप क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आप बना लेंगे। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट आने के बाद आप पार्टनर में बांटेंगे, तो वर्ष के अंत में ही सारा काम करेंगे, इसलिए ऊपर लिखेंगे ईयर एंडिंग और डेट ऊपर लिख देंगे। तो समझिए, सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में, आपको तो क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है, तो क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉफिट दे रखा हो, नेट प्रॉफिट, तो आपको बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के कोष्टक में नेट प्रॉफिट लिख देना है। यानी प्रॉफिट को आपको सीआर में लिखना है। सीधा सा रूल है, प्रॉफिट और इनकम सीआर में आएगी और एक्सपेंसेस और लॉसेज इसमें डीआर में आएंगे। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही रूल होता है। तो प्रॉफिट को आपको सीआर में लिख देना है और लॉस को आपको डेबिट में लिखना। अगर लॉस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस कोष्टक में नेट लॉस। यानी आपको क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट दिया होगा या लॉस दिया होगा। एक क्वेश्चन में 2 तो हो नहीं सकते हैं, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो प्रॉफिट हो तो आप सीआर में लिखें और लॉस हो तो आप डीआर में लिखें। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये चेक करें कि क्वेश्चन में प्रॉफिट है या लॉस है। बाकी सैलरी, बोनस, कमीशन बाद में रहने दें सबको, सबसे पहले प्रॉफिट लॉस चेक कर ले, वो लिख दें। वैसे अधिकतर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट ही नजर
आएगा और प्रॉफिट को आपको सीआर में लिखना है। तो प्रॉफिट आप सीआर में लिखने के बाद आप सीआर में देखिए क्या नजर आ रहा है आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यानी आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज अगर क्वेश्चन में है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में है तो उसे आपको सीआर में लिखना है और जितने पार्टनर हैं उन सबको आहरण पर ब्याज देना है। अगर क्वेश्चन ने कहा है किस किस को देना है तो उसको नाम लिख के आहरण पर ब्याज सीआर में लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को सीआर में लिखना है। क्यों लिखा है अभी मैं भी आपको बताऊंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को सीआर में लिखेंगे। आप आगे देखिए पार्टनर सैलरी को डेबिट में लिखा जाएगा। देखिए होता क्या है, अपन फर्म के अकाउंटेड है, फर्म मतलब जो साझेदारी व्यवसाय है उसके अपन अकाउंटेड है, तो अपन बिजनेस की तरफ से सोचेंगे, अपन बिजनेस के ओनर की तरफ नहीं सोचेंगे। बिजनेस का ओनर कौन है? पार्टनर, साझेदार। यहाँ पे बिजनेस का ओनर है, मालिक है, और अपन तो फर्म के अकाउंटेड है, तो फर्म यानी व्यवसाय की तरफ से सोचेंगे। देखिए सोचिए कि अपन पार्टनर को क्या कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो पार्टनर सैलरी अपने लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, तो पार्टनर सैलरी को अपन डेबिट में लिखेंगे। फिर उसके बाद पार्टनर को अपन क्या देते हैं, कमीशन देते हैं, तो कमीशन भी अपने लिए एक्सपेंसेस है, तो उसको भी अपन डेबिट में लिखेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी उनको पूंजी पर ब्याज देंगे, पूंजी उन्होंने लगाई व्यवसाय में पार्टनर ने, उनको अपन ब्याज देंगे, तो वो अपने लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए उसको भी अपन डेबिट में लिखेंगे। तो तीनों अपने लिए एक्सपेंसेस होते हैं। पार्टनर को सैलरी दी, पार्टनर को कमीशन दिया, पार्टनर को आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ये एक्सपेंसेस है तो डेबिट में आएगा। उसके बाद ये रिजर्व कहाँ से आया, तो समझिए आप सभी जानते होंगे, पहले मैं रिजर्व को समझा देता हूँ। रिजर्व का मतलब होता है संचय, हिंदी में कहते हैं संचय का मतलब होता है सेविंग करके रखना, बचा के रखना, यानी अपने लाभ को बचा कर रखना आपको, ताकि भविष्य में फ्यूचर में कहीं वो आपके काम आए। तो आप क्या करते हैं, अपने लाभ का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो अगर क्वेश्चन ने कहा आपको कि 10,000 रुपये 20,000 रुपये अपने रिजर्व में ट्रांसफर किए हैं, ऐसा बोला, तो आपको लिखना है टू रिजर्व और कोष्टक में ट्रांसफर लिख देना है और यहाँ पे उसका अमाउंट लिख देना है कि कितना आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया है, तो रिजर्व बन जाएगा और वो रिजर्व फिर आपके कहीं भी काम भविष्य में फ्यूचर में आएगा। तो आपको रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए कहे तो आपको लिखना है, बाकी ये ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं आता है, बहुत कम कंडीशन में आता है। उसके बाद तो ये तो आपको बीएफ नज़र आ रहा है, अंतर नज़र आ रहा है, यानी फिर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और ये सारे लेन देन लिख दिए, तो फिर आप इस अकाउंट का अंतर निकालेंगे। अगर अकाउंट का अंतर डेबिट में आया तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को आप पार्टनर में बांट देंगे, क्योंकि पार्टनर में बांटने के लिए तो अकाउंट बनाया अपने, लाभ हानि को बांटने के लिए अकाउंट बनाया। तो इधर आया तो ये लाभ है तो आप पार्टनर में बांट दो, जो भी आपको रेशियो दे रखा उस रेशियो में, उस अनुपात में आप बांट दो। और उसके बाद अगर अंतर बाई चांस उधर आ गया है तो ये लॉस है और उधर बांट दो। तो जिधर अंतर जाए उधर लिख के बाई पार्टनर्स कैपिटल या टू पार्टनर्स कैपिटल लिख के अंतर को बांट दो, क्योंकि इसको प्रॉफिट को या लॉस को अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसीलिए अपन यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही इनको ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि इन पे प्रॉफिट और लॉस पे पार्टनर यानी मालिक का ही अधिकार है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। देखिए अपने पास बिजनेस में यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में केवल अपने पास एक ही इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी जब बिजनेस का ओनर ड्रॉइंग्स करेगा, आहरण करेगा, तो वो अपने को ब्याज देगा, तो इसलिए फर्म के लिए वो इनकम है, तो वो एक ही अपने पास इनकम है, तो एक ही लेन देन आप सीआर में लिखेंगे। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, बाकी सैलरी बोनस कमीशन सारे डीआर में आएंगे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि एक लेन देन ही सीआर में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाकी सब डीआर में आएंगे। दूसरा तरीका ये है एक्सपेंसेस डीआर होते हैं और इनकम सीआर होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अपने लिए इनकम है, क्योंकि पार्टनर अपने को देगा इसलिए इनकम है, और ये सैलरी बोनस कमीशन अपन पार्टनर को देंगे इसलिए अपने लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। तो अब आप समझिए कि अपन अकाउंटेड है, फर्म की तरफ से सोचेंगे तभी आप अकाउंटिंग सही तरीके से कर पाएंगे। तो इस अकाउंट को आप प्रॉपर तरीके से याद कर लीजिए, फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ाऊंगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इस लेसन में तो, और पार्टनरशिप के आगे आने वाले 4 लेसन में, क्योंकि आप जानते हैं कि पार्टनरशिप के टोटल 4 लेसन है, 4 लेसन, इन चारों लेसन में ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके काम आएंगे। तो ध्यान दीजिए, कैपिटल अकाउंट जो है पार्टनर्स के, वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 मेथड से बनाए जाते हैं, समझिएगा। पहली मेथड है परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, और दूसरी है आपके स्थिर पूंजी खाता विधि यानी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट मेथड है परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, इसमें आपको केवल एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी इस मेथड में केवल एक ही अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें पूरा काम यानी सारे ट्रांजैक्शन, सारे लेन देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं और कोई अकाउंट नहीं बनाया जाता है। लेकिन जो आपकी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड होती है उसमें 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें क्या होता है कि कैपिटल को फिक्स्ड रखा जाता है, मतलब जितनी कैपिटल फर्स्ट में लगाई वही लास्ट तक रहे, ऐसा कुछ होता है। इसीलिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में 2 ट्रांजैक्शन बनाते हैं, 2 अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में खाली कैपिटल को लिखेंगे तो कैपिटल वो की वही रहेगी, बदलेगी नहीं, और बाकी सारे ट्रांजैक्शन कहाँ चले जाएंगे, पार्टनर्स करंट में चले जाएंगे। इसलिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, यही कारण है। बाकी आपको क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करेगा, अगर आपको क्वेश्चन कहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ तो फिर आप एक अकाउंट बना देना ये और काम खत्म हो जाएगा। अगर आपको कहे पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओ तो फिर आपको 2 बनाने पड़ेंगे, या मेथड का नाम बोल दे कि इस मेथड के अनुसार अकाउंट बनाओ तो एक ही अकाउंट बनाना है,
और कहे इस मेथड के अनुसार अकाउंट बनाओ तो फिर आपको 2 अकाउंट बनाने हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं अभी आपको पहले इस मेथड का ये अकाउंट समझाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें किधर क्या ट्रांजैक्शन आता है जो आपको 100% किसी भी हालत में याद करना है, और उसके बाद में ये दोनों अकाउंट भी आपको समझाऊंगा, और उसके बाद आज की क्लास खत्म हो जाएगी। तो ये क्लास जो आज की होगी ये आपके इस लेसन में और आगे आने वाले 4 लेसन में काम आएगी। तो देखिए बच्चों, ये अब आपके सामने आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट को पहले आपको याद करना है कि फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट सीधा सा सिंपल सा है, पर्टिकुलर जितने पार्टनर उतने कॉलम बनाने हैं डीआर में, और फिर पर्टिकुलर जितने पार्टनर उतने कॉलम बनाने हैं सीआर में, यानी जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम बनाने। अभी अपन क्वेश्चन में मान रहे हैं कि 2 पार्टनर ही है ए और बी, तो अपन ए और बी का कॉलम बना दिया। जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तो पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी, ऐसे जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम दोनों तरफ डीआर और सीआर में बनाने हैं। आप समझ गए अब कि जितने पार्टनर क्वेश्चन में होंगे उतने ही कॉलम बनाने हैं। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बैलेंस दे रखा होगा, ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा होगा। ओपनिंग बैलेंस यानी पिछले साल का जो बैलेंस है वो आगे आया है, तो वो अपने लिए अभी ओपनिंग बैलेंस है पूंजी खाते का, कैपिटल अकाउंट का। वो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको बाय बैलेंस बीडी यानी सीआर में लिखना है। देखिए आपके दिमाग में आता होगा कि सर किसी अकाउंट का बैलेंस तो सीआर में लिखा जाता है ओपनिंग, और किसी अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग डीआर में लिखा जाता है। तो क्या इसके पीछे कोई रूल है या अपनी मर्जी से लिख देते हैं डीआर सीआर? ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी एक अकाउंटिंग का रूल है। अकाउंटिंग का रूल सीधा सा है कि अगर लाइबिलिटी वाला अकाउंट आप बना रहे हैं तो आपको ओपनिंग बैलेंस सीआर में लिखना है, क्योंकि लाइबिलिटी सीआर होती है। और अगर आप एसेट्स वाला अकाउंट बना रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस आपको डीआर में लिखना है, क्योंकि एसेट्स डीआर होती है। तो ध्यान दीजिए, एसेट डीआर है तो ओपनिंग बैलेंस डीआर में एसेट्स वाले अकाउंट में, और लाइबिलिटी सीआर होती है इसलिए लाइबिलिटी वाले अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस सीआर में लिखा जाता है। तो देखिए कैपिटल क्या है आपके लिए? कैपिटल आपके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि बैलेंस शीट में कहाँ लिखते हैं? सीआर में तो लिखते हैं, सॉरी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड ही तो लिखते हैं, इसलिए बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखते हैं, और कैपिटल अपनी लाइबिलिटी क्योंकि ओनर को वापस देनी है, इसी कारण से ओपनिंग बैलेंस सीआर में आएगा। क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना है, बाई कैश या बैंक लिखना है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। इसका मतलब ये होता है कि अतिरिक्त पूंजी किसी पार्टनर ने लगाई, मान लो आपके व्यवसाय में बिजनेस चल रहा है अभी इस साल, और अतिरिक्त पैसा अतिरिक्त पूंजी और लगाई, एडिशनल कैपिटल लगाई, तो आपको बाई कैश या बैंक कुछ भी लिख के, कैश लिखो चाहे बैंक लिखो, लिख के अमाउंट लिख देना है। जो जिसने लगाया उसके कॉलम में लिखना है। ए ने लगाया तो ए के कॉलम में, बी ने लगाया तो बी के कॉलम में, सी ने लगाया तो सी के कॉलम में। ये गलती आप ना करें, ध्यान दें। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको सीआर में लिखना है, तो जब सभी को देते हैं वैसे पूंजी पर ब्याज तो आपको सीआर में लिख देना है। उसके बाद बाई सैलरी, पार्टनर को सैलरी दिया उसको सीआर में लिखना है, कमीशन को भी आपको सीआर में लिखना है। क्यों लिखते हैं? तो उसका सीधा सा रीज़न ये है कि ये इनके लिए इनकम है, पार्टनर को अपन दे रहे हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो अपन पार्टनर को दे रहे हैं वो अपन सीआर में लिखेंगे, और जो अपन पार्टनर से ले रहे हैं वो अपन डीआर में लिखेंगे, ताकि इनका अंतर आ जाए, क्योंकि दोनों एक साइड आ जाएंगे तो उनका अंतर ही नहीं आएगा, बैलेंस नहीं निकलेगा। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन को आपको यहाँ सीआर में लिखना है, क्योंकि ये पार्टनर को आप दे रहे हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिख के कोष्टक में प्रॉफिट लिखना है। अब आप समझ गए, मैंने भी आपको एप्रोप्रिएशन में बताया था कि अंतर डीआर में आया, वहाँ सोचिए वहाँ डीआर में अंतर आ रहा था, एप्रोप्रिएशन में तो अंतर कहाँ ट्रांसफर होगा? यहाँ पे सीआर में, यानी वहाँ डीआर में प्रॉफिट आ रहा था तो यहाँ कहाँ आ जाएगा? सीआर में, एप्रोप्रिएशन के नाम से। और अगर वहाँ अंतर सीआर में आ रहा है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो वह यहाँ डीआर में आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कोष्टक में लॉस, यानी उधर का प्रॉफिट और लॉस यहाँ ट्रांसफर होगा। यानी इससे पहले आपको हमेशा लगभग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, तो ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा, उसके नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, तो उसका उल्टा अकाउंट में ट्रांसफर कर देना आपको, यानी डीआर वाले बैलेंस को सीआर में ट्रांसफर कर देना, सीआर वाले को डीआर में ट्रांसफर कर देना। ऐसे भी इसको आप याद रख सकते हैं। तो ये सीआर के हो गए ट्रांजेक्शन सारे कंप्लीट। अब आते हैं डेबिट में। डेबिट में सबसे पहले आपको लिखना है टू ड्राइंग्स, आहरण, यानी अगर पार्टनर ने आहरण किया है, व्यवसाय से पैसा निकाल लिया है तो उसे डेबिट में लिखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी आपको डेबिट में लिखना है, क्योंकि पूंजी आहरण पर ब्याज भी उससे आप लेंगे। उसके बाद टू कैश या बैंक कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन का मतलब होता है किसी पार्टनर ने मान लो अपनी कैपिटल निकाल ली तो आपको डेबिट में लिखना है। किसी से देखिए, किसी पार्टनर ने अगर कैपिटल लगाई तो बाई कैश करके लिखना है सीआर में, और किसी ने निकाली तो टू कैश या टू बैंक लिख के लिखना है। तो पैसा निकाला तो डीआर में और लगाया तो सीआर में लिखा जाएगा। उसके बाद तो ये आप तो मैंने आपको पहले समझा दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कहाँ से आया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया। अगर उधर अंतर सीआर में आया तो यहाँ डीआर में ट्रांसफर हो जाएगा, और डीआर में आया तो यहाँ सीआर में ट्रांसफर हो जाएगा। इसको आपको नहीं भूलना है, वहीं से उसी अकाउंट से लेके आना है, और उसके बाद बैलेंस निकाल के इस अकाउंट को बंद कर देंगे। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो एप्रोप्रिएशन में डीआर में आते हैं वो यहाँ सीआर में आते हैं, और जो वहाँ सीआर में आते हैं वो यहाँ डीआर में आते हैं। क्योंकि देखिए वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन का क्या आते थे? डेबिट साइड लिखते थे, क्योंकि एक्सपेंसेस है फर्म के लिए, तो वहाँ डीआर में लिखेंगे। तो यहाँ इनको दे रहे हैं इसलिए यहाँ सीआर में लिखेंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वहाँ सीआर में आता था तो यहाँ डीआर में आ जाएगा। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिए।
कि इसके बाद में जस्ट आपको 2 अकाउंट और बताऊंगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के, जैसा मैंने आपको बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो उसको आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और करंट अकाउंट भी बनाते हैं तब अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट छोटा बनाना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा लेन देन नहीं आएंगे। यानी जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वहाँ अपन अभी थोड़ी देर बाद में बताऊँगा, तब आपको बैलेंस कैश और ये कैश ये लिखना है। इसके अलावा और कोई लेन देन नहीं आएगा। यानी 3 ट्रांजेक्शन आएंगे, बाई बैलेंस, 2 कैश और 2 कैश और ये आपके 2 बैलेंस। बस 2 ट्रांजेक्शन इधर 2 ट्रांजेक्शन उधर आएंगे। और बाकी जो आपको नजर आ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन सब पार्टनर्स करंट अकाउंट में चले जाएंगे। यानी जब आप पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे तब आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट छोटा होगा, जिसमें 4 लेन देन ही आएंगे, 4 ट्रांजेक्शन ही आएंगे और बाकी बचे हुए सारे करंट में चले जाएंगे। तो अब आपको वो आगे वाले अकाउंट जो है रट्टा नहीं मारने पड़ेंगे, याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे समझा दिया कि इसी अकाउंट से आप उनको भी याद कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट को सेकंड मेथड में यानी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में समझते हैं। तो चलिए बच्चों, जैसा मैंने भी आपको बताया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है जिसमें 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। और मैंने थोड़ा समझा तो दिया था आपको, फिर भी मैं समझा देता हूँ कि इस अकाउंट में केवल 4 ट्रांजेक्शन आएंगे, 2 ट्रांजेक्शन सीआर में और 2 ट्रांजेक्शन डीआर में। यानी सबसे पहले बाई बैलेंस शीट लिखेंगे, समझते हैं, आप जानते हैं। फिर बाई कैश या बाई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस पूंजी लगाई वो लिखेंगे, क्या समझिए, सब जानते हैं आप। तो मैंने अभी आपको बताया लिखेंगे सीआर में। और कैपिटल अगर निकाली तो वो यहाँ लिखेंगे। कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही आएंगे, कैपिटल लगाया तो सीआर में, निकाला तो डीआर में और बैलेंस निकाल के बंद कर देंगे। तो 3 ट्रांजेक्शन तो है नहीं, तो बैलेंस आप जानते हैं सभी, बाई बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, तो बाई कैश पैसा लगाया है, अगर क्वेश्चन में है तो लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। उसके बाद 2 कैश कैपिटल पैसा निकाला तो वो यहाँ लिख दो और बैलेंस निकाल के बंद कर दो। सीधा सा छोटा सा अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए फिर इसके बाद अपन देखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो देखिए बच्चों, ये अब आपके सामने पार्टनर्स करंट अकाउंट आपको नजर आ रहा होगा और आप समझ गए होंगे कि जो बचे हुए लेन देन वो इसमें आ जाएंगे। फिर भी 2 मिनट लगेंगे, आप समझिए इसको। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी यानी बैलेंस अगर सीआर वाला बैलेंस दे रखा है तो आपको सीआर में लिखना है, डीआर वाला दे रखा है तो डीआर में लिखना है, क्योंकि पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस माइनस भी जा सकता है, इसीलिए डेबिट में भी बैलेंस हो सकता है। तो आपको पहले क्वेश्चन में देख लेना है कि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिखो। ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लो 2 पार्टनर है, उनका सीआर में तो 2 का सीआर में लिख दो, 1 का डीआर में तो 1 का डीआर में लिख दो, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई सैलरी, बाई कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, ये सभी आप जानते हैं कि सीआर में आएंगे, आपको पता है। और ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस ये डीआर में आएंगे, ये भी आप सब जानते हैं क्योंकि अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इनको समझ लिया है। और उसके बाद अंतर निकाल के इसको बंद कर देंगे। तो आप समझ गए कि अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट याद कर लो तो उसके 2 टुकड़े इसमें इस मेथड में हो जाते हैं। यानी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक पार्टनर्स कैपिटल बनता है जिसमें 4 लेन देन आते हैं और बाकी बचे हुए लेन देन पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ जाते हैं। ऐसे आप याद कर सकते हो, याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ। तो आप समझ गए। तो इस वीडियो को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, पूरा दिक्कत आ रही है, तो आप पीछे करके भी देख सकते हैं और इसको बार-बार देख लीजिए। अगर आपने ये काम कर दिखाया तो इस लेसन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और पार्टनरशिप में आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, तो लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।